नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करेंगे यहाँ करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जैसे हमने शुरू किया था इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था, इंटरनेशनल रिलेशंस था, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित बहुत सारे देश आपके मतलब सुर्खियों में था। बहुत सारे जैसे देश विदेश की जो जानकारी थी वो हमने क्या किया था, प्राप्त किया था। उसी तरह अगर देखेंगे तो हमने बोले तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, जो हमारे व्यक्ति, जो महान व्यक्ति जिनके द्वारा अगर देखें मॉडर्न हिस्ट्री में, चाहे वो आधुनिक भारत से हो, चाहे वो आपका मेडिएवल मेडिएवल हिस्ट्री से हो, चाहे वो आपका किसी हो एंशियंट, जो कि प्राचीन भारत से हो, तो वो सब भी हमने देखा था। तो उसमें हमने प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का, ये सब सारे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, महान महर्षि हुए हैं, जिन्होंने संत हुए हैं, जो देश के लिए काम किए हैं, समाज के लिए काम किए हैं, समाज की उन्नति के लिए काम किए हैं, समाज के लोगों के लिए काम किए हैं, वो सब सारा चीज़ हमने देख लिया था। फिर हम अगर अगला अभी हमने शुरू किया था क्या चीज़, आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत में जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, जो जो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था, जो जो इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी, जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें यहाँ पर, जिनका उसमें बहुत सारा बोल सकते हैं योगदान था हमारे देश को स्वतंत्र बन कराने में, तो उनके बारे में भी हमने क्या किया था, यहाँ पढ़ना शुरू किया था। तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित कुछ और भी हैं जो कि यहाँ पर हम आज उसे क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसे क्या करेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें करतार सिंह सरावा के बारे में, तो हमने बात किया था। तो करतार सिंह सरावा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्रत्येक वर्ष 24 मई को, ये डेट आपको यहाँ पर याद रखना, 24 मई, क्या चीज याद रखना है, 24 मई। तो ये जो 24 मई को आप देख सकते हैं, यहाँ पर करतार सिंह सरावा की जयंती मनाई जाती है। तो पूछा जा सकता है आपके 24 मई को कौन सा दिवस दिन मनाया जाता है, तो दिवस के रूप में आपसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे परीक्षा में देखेंगे, इस तरह का आपसे सवाल पूछा जाता है। अगला देखें यहाँ पर, तो वे पंजाब के सरावा गांव के जन्म जन्म जो उनका हुआ था, पंजाब के सरावा गांव में हुआ हुआ था। वो एक वीर क्रांतिकारी थे। उनका जो योगदान था हमारे देश में, क्या योगदान था, वे केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गदर दल के सदस्य बन गए। आप जानते हैं जो गदर पार्टी बना था वो क्या था, वो सैन फ्रांसिस्को में बना था, जो कि कहाँ है, संयुक्त अमेरिका यूएसए में है। तो वहाँ पर जानते हैं लाला हरदयाल जी थे, प्लस सोहन सिंह बखाना। तो इन्होंने बहुत सारे मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिलकर उस गदर पार्टी का नींव रखा था। गदर पार्टी को वहाँ पर खोला गया था। तो वही गदर दल के ये सदस्य बने थे 15 वर्ष के। आप समझ सकते हो उस उम्र में लोग मतलब कि मैट्रिक इंटर पास करते हैं, उतना ज़्यादा उनको मतलब देश समाज के लिए उतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि ज्ञान नहीं होता। लेकिन समझ उस समय के जो लोग होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, वो 15 साल 12 साल, जैसे भगत सिंह की बात करें तो वो 12 साल में ही मतलब कि वो देश की क्रांति में कूद गए थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गदर दल के सदस्य बने थे। इसके सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। गदर दल की स्थापना भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 1913 में कहाँ पर हुआ था, ये ओरेगन में की गई थी। उन्होंने गदर समाचार पत्र के गुरुमुखी संस्करण, जो कि पंजाबी में प्रकाशन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भारत लौटने पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उन्होंने लुधियाना में छोटे पैमाने पर हथियार निर्माण इकाई की स्थापना भी की थी। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखो उसमें तो उन पर लाहौर षड्यंत्र, जो लाहौर का जो कंस्पिरेसी केस था, उसमें राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। 1915 में उन्हें भारतीय क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले के साथ फांसी भी दे दी गई थी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि लाहौर का जो कंस्पिरेसी था, जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में राजद्रोह का मतलब कि राजद्रोह का क्या मुकदमा चला था, करतार सिंह सरावा पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वे देश के लिए शहीद हुए थे। फिर अगला हमारा है रास बिहारी। अगला जो मतलब कि महान जो व्यक्तित्व है, महान जो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर एक ग्रेट बोल सकते फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस की एक रास बिहारी घोष भी है दोस्तों, एक रास बिहारी बोस है। तो ये चीज में थोड़ा सा आपको यहाँ पर अंतर रखना है, थोड़ा जानकारी रखना है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस का उनकी जयंती 25 मई को उनका जयंती मनाया जाता है। उनकी जयंती पर याद किया गया था। तो रास बिहारी बोस के बारे में अगर देखें यहाँ पर, तो उनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। वे 1789 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था से उससे अधिक प्रभाव, आप जानते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं। उस फ्रांसीसी क्रांति में से वो बहुत अधिक प्रभावित थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर थे।
वे मोतीलाल राय के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारियों के समूह युगांतर में सक्रिय, युगांतर जो एक मतलब कि एक क्रांतिकारी का एक समूह था, उस समूह में वे बहुत सदस्य बने थे, उस सदस्य बहुत ही सक्रिय थे। उन्हें पंजाब और संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया था। वे दिल्ली षड्यंत्र केस, वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला हुआ था 1912 में, उसमें वो सम्मिलित थे, उसमें उनको मतलब षड्यंत्र केस में मुकदमा चला था। उन्होंने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में स्थापना की थी। गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज, जो आप जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की हम बात करते हैं, आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात करते हैं, उस सेना के गठन में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जो रास बिहारी बोस थे, जो आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस फिर बाद में संभाले इस भारतीय इंटरनेशनल आर्मी को, तो जो गठन किया गया था वो मतलब रास बिहारी बोस द्वारा ही यहाँ पर किया गया था। तो इनसे जुड़ी सारी जानकारियाँ, जितने भी योगदान थे इनसे जुड़ा हुआ, वो सारे योगदान आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। इस तरह का आपको सवाल पूछा जा सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, चाहे वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, तो वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला देखें हमारे पिंगली वेंकैया के बारे में। तो ये भी बहुत मतलब न्यूज़ में थे, ये सुर्खियों में थे, क्यों थे कि मतलब जो इनके द्वारा क्या किया था, यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज आप देखते हैं, इंडियन फ्लैग देखते हैं, जो पूरा ध्वज है आपका, राष्ट्रीय ध्वज है, वो उनके द्वारा यहाँ पर पूरा बोल सकते हैं कि उसे डिजाइन किया गया था। तो यहाँ भारत प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी पुण्यतिथि 4 जुलाई पर देश ने याद किया था। पिंगली वेंकैया के बारे में देखें तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और वो घोर राष्ट्रवादी थे। उनका योगदान क्या था कि आंगल जो बोर युद्ध था 1899 से 1902 के दौरान, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में भी कार्य। बोर युद्ध में आप जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने इसमें भी अपना भूमिका निभाया था। उसमें महात्मा गांधी को यहाँ पर बोल सकते हैं तो टाइटल भी दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था? केसरी हिंद का भी टाइटल दिया गया था। पिंगली ने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो महात्मा गांधी ने अनुरोध किया था कि आप भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उस ध्वज का आप डिजाइन कीजिए, तो इसलिए इन्होंने डिजाइन किया था। तो अभी देखेंगे ना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन किए गए नियम में, कि आप झंडा जो ध्वज है उसको फहरा सकते हैं। पहले क्या था कि एक सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में भी आप झंडा को क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं, आप मतलब 24 घंटा ध्वज को क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा और कुछ कुछ परिवर्तन डिजाइन में भी हुए, डिजाइन में कुछ कुछ मतलब लेंथ, ये सब एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए कई अन्य आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि वो गांधीवादी सिद्धांतों में बहुत विश्वास रखते थे। जो कि कौन सा सिद्धांत था गांधीवादी का? सत्याग्रह और अहिंसा। 2022 में 146वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में तिरंगा उत्सव मनाया गया था। साहित्यिक कृतियां जो उन्होंने किताब लिखी थी 1916 में, भारत देश निकी ओका जातीय पताकम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इस तरह का किताब उन्होंने यहाँ पर लिखा था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगले हम यहाँ पर जो अगला जो हम व्यक्ति यहाँ पर जो महान व्यक्ति के बारे में अगर देखो तो राम प्रसाद बिस्मिल। तो आप जानते हैं कि हाल ही में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में देखें तो उनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनका योगदान क्या था? वे आर्य समाज युवा संघ में शामिल हो गए थे, स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी करने लगे थे। मैनपुरी षड्यंत्र, जो मैनपुरी षड्यंत्र था के तहत 1918 में उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों का वितरण किया था, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। इस षड्यंत्र में उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश शीर्षक एक से एक पुस्तिका प्रकाशित भी की थी और इसे अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ लोगों के बीच भी वितरित किया था। अगर यहाँ पर देखें 1924 में सचिन नाथ सन्याल, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और योगेश चंद चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। आपको याद रखना दोस्तों, HR, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिसको बोला जाता है। फिर आगे जाके क्या हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा, जिसका जो जो मतलब बोल सकते हैं स्थापना किया गया था वो चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो सचिन नाथ सन्याल, बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, इनके द्वारा यहाँ पर स्थापना किया गया था HRA का। वे काकोड़ी जो कांड हुआ था दोस्तों, काकोड़ी कांड को अंजाम देने वाले मुख्य क्रांतिकारी थे। तो इन्हीं के लिए इस पर मुकदमा भी चला था और लास्ट में बोल सकते हैं फांसी भी दिया गया था। अगला देखिए हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ये भी एक महान व्यक्ति थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे।
तो अगर यहाँ देखें तो चंद्रशेखर आजाद इनका जन्म दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीराजपुर रियासत में हुआ था। ये 15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। तो 15 वर्ष की आयु में देख सकते हैं कितने कम उम्र में ये पूरे राष्ट्रवाद जो भावनाओं से ये घिरे हुए थे, पूरे राष्ट्रवादी हो गए थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 15 वर्ष की उम्र में ये असहयोग जिसे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, उस असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जब पुलिस ने उनका नाम व पता पूछा तो उनका नाम, उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, इसलिए इनका नाम आजाद पड़ा यहाँ, चंद्रशेखर आजाद। तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया कि मेरा नाम आजाद है। फिर उससे पूछा गया उनसे कि पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम वो बताते हैं कि स्वतंत्रता है। क्या है पिता का नाम? स्वतंत्रता है। फिर अगर देखे तो फिर और जेल को अपना घर बताया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो समझ सकते हैं कितने वे बहादुर होते हैं, बहादुर थे उस समय में लोग, कितने उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी कितने बहादुर थे। आज के समय में एक डंड लाठी पड़ता है तो आदमी तुरंत दौड़ के भाग जाते, लेकिन उस समय का वो जो देश जितने क्रांतिकारी थे उस तरह के नहीं थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1925 में काकोड़ी रेल डकैती में भाग लिया था। इस जो काकोड़ी जो कांड था दोस्तों, ये कि काकोड़ी जो आपको यूपी में जगह है काकोड़ी में, वहां पर रेल डकैती में उन्होंने भाग लिया था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 1928 में लाहौर में जॉन पी सॉन्डर्स पर भी गोली चलाई थी। भगत सिंह भी साथ में थे। 1929 में HSRA के कार्यकर्ता ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन पर रेल द्वारा जो यात्रा के दौरान बम हमले का भी प्रयास किया गया था। और देखें तो उनकी सलाह पर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA बोलते हैं, कर दिया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना इनके बारे में, क्या क्या इनका योगदान था हमारे देश के लिए। अगला देखें शहीद भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह भी आपको जुड़े थे चंद्रशेखर आजाद से ही। इन्होंने बहुत सारा बोल सकते योगदान दिया देश के लिए, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर यहाँ पर याद किया था। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों पश्चिम पंजाब के लायलपुर में हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। वे क्रांतिकारी समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद के आदर्शों से बहुत ही प्रभावित थे। वो मार्क्सिस्ट का जो फिलॉसफी था, या बोल सकते हैं कि पूरा दर्शन शास्त्र था, चाहे वो समाजवाद सोशलिस्ट हो गया, ये सब सारे जो जितने भी मतलब लेखक हुआ करते थे, वो सारे लेखकों से, वो सारा का जो समय का जो फिलॉसफी दर्शन होता था, उससे वो बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भी की थी। और देख सकते हैं यहाँ पर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA किया था। 1929 में उन्होंने बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और यह बम पब्लिक सेफ्टी बिल और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था। बम फेंकते हुए दोनों क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा लगाया, तो उस समय इनको यहाँ पर जेल में भी मतलब रख दिया गया था। उसी समय में इनको ये कैद भी कर दिया गया था। कृतियां उन्होंने जो किताब लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम एन एथिस्ट, ये किताब उन्होंने लिखा। एक आत्म कथात्मक जो परिचर्चा है, द जेल नोटबुक, ये सब सारा किताब उन्होंने लिखा था। तो इनका जो कहानी आप पढ़िएगा दोस्तों, तो बहुत ही बोल सकते हैं मोटिवेशनल इनका पूरा कहानी होता है। आप जो आपका अगर आदर्श भी चुनना आपको, तो इस तरह के जो महान कारी होते हैं उनको आदर्श सुनिए। आज के समय में जो जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन, वो किसको आदर्श सुनते हैं? आज के समय में जो जितने भी रीलर मेकर सब होते हैं, तो जो रील जो बनाते हैं या किसी तरह का शॉर्ट्स बनाते हैं, जो हीरो हो गए, उस सब का आदर्श मानते हैं। तो उस सबको जब आइडल मानिएगा तो फिर आपका जीवन क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा। तो इन लोगों को आदर्श मान, इनका जो जीवनी पढ़िएगा, तब जाके आपको लगा कि ये लोग कितना संघर्ष किए देश के लिए, जो देश में आज इतना आप जी रहे हैं, अच्छे से खुलकर जी रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला देखे क्या है हमारे, अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला खान के बारे में अगर देखें, ये भी एक महान क्रांतिकारी थे। तो उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनका योगदान क्या था? उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद चटर्जी के साथ मिलकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन संगठन ने द रिवॉल्यूशनरी के शीर्षक वाले अपने घोषणा पत्र में एक संगठित और सशक्त क्या था, सशस्त्र क्रांतिकारी के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना को अपने लक्ष्य को उजागर किया था। इन्होंने काकोड़ी जो ट्रेन कांड था में भाग लिया था। इस मामले में उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह के साथ फांसी की भी सजा दी गई थी। तो ये काकोड़ी कांड में जो फांसी का जो सजा है दोस्तों, उसमें ये 4 व्यक्ति को दिया गया था। तो ये आपको याद रखना, कभी कभी ये होता है काकोड़ी जो ट्रेन कांड है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित आपसे सवाल पूछ दिया था, किनको वहां पर फांसी दिया गया था। अगला देखें हम शहीद उधम सिंह के बारे में।
तो ये उधम सिंह की अगर बात करें दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। इनका भी शहीद दिवस यहाँ पर मनाया गया था 31 जुलाई को। तो उनका जन्म भारत के पंजाब राज्य के संगरूर जिले में हुआ था। वे भगत सिंह से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार देखा था और उसका बदला लेने के लिए शपथ भी ली थी। और ये मतलब बोल सकते हैं इंग्लैंड में भी चले गए थे। वहाँ इन्होंने भेष बदल कर, समझिए कि उनको पूरे मतलब जो वहाँ जिसने जालियांवाला बाग, जो जनरल डायर था, जो जिसने जालियांवाला उस समय का जो गवर्नर था पंजाब का, उसके अंदर में वो हुआ था। तो उसने क्या किया, उस जनरल डायर को पूरे भरी सभा में गोली चलाकर इसने मतलब कि यहाँ पर जो शहीद उधम सिंह थे वो मार। आप देख सकते उधम सिंह का, आप मतलब कि आप देख सकते हैं मूवी बना, उस तरह का जो आप मूवी देखिएगा तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। ये मूवी का जो बोल सकते हैं कि जो रोल किया गया एक्टर द्वारा, वो मतलब विकी कौशल द्वारा किया गया। बहुत अच्छा से मतलब बताया गया उधम सिंह के बारे में। कुछ ही आप ध्यान रखेंगे, ये अपना भेष भी बदले, बहुत सारा भेष भी इन्होंने बदला। कभी ये वर्कर के तरह काम किए, कभी मतलब बोल सकते हैं कि वो जो जनरल डायर था उसके अंदर भी इसने काम किया। फिर जाके लास्ट में जाके जब इनको मौका मिला तो ये पूरी भरी सभा में गोली चलाकर उन्हें वहां पर मार दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो यहाँ गदर पार्टी में एक भाग के रूप में शिकागो में आजाद पार्टी का गठन भी इन्होंने किया था। 13 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओडायर, हमने बोला ना, माइकल ओडायर को गोली मार दी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें माइकल ओडायर था, जिसको इसने गोली मारकर हत्या कर दी। तो बहुत ही अच्छा से उसमें आपको बताया गया, दर्शाया गया इस चीज को। तो आपको ये पता चलेगा किस तरह से लड़ाई। उसी तरह से बोस भी आप देख सकते हैं, बोस भी सीरीज भी बहुत तरह से बना हुआ, मूवी बना हुआ है बोस को लेकर, गांधी जी को लेकर। तो इस तरह का जो आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिलती है, प्लस आप प्रभावित भी होते हैं उनके ये सारे जो बोल सकते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया है। फिर अगला हमारा शिवराम हरि राजगुरु। तो ये महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शिवराम राजगुरु को उनकी 116वीं जयंती 24 अगस्त को के अवसर पर देश भर में याद किया गया। इनका जन्म महाराष्ट्र के पास खेड़ गांव में हुआ था। बाद में इस गांव का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। उनका जो योगदान देखे तो उन्होंने सुखदेव और भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या भी उन्होंने की थी। 23 मार्च 1931 की बात करें तो तीनों महान महान स्वतंत्रता सेनानियों राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में फांसी भी दी थी। इनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही दोस्तों यहाँ पर भगत सिंह को और राजगुरु को, और यहाँ देख सकते हैं शिवराम हरि जो राजगुरु थे उनको यहाँ पर फांसी दिया गया था, और सुखदेव को फांसी दिया गया था। तो ये 23 मार्च 1931 दिवस आपको शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए, तो नमन है इतने मतलब कि सारे जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में जितने भी यहाँ पर महान क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, तो इनसे आपको कुछ सीखना है, इनसे कुछ मोटिवेशन लेना है आपको। चलिए, अगर हम देखें शरद चंद्र बोस के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं सेनानी जो शरद चंद्र बोस के, उनका 135वीं जयंती 6 सितंबर को हम देश भर में याद किया। शरद चंद्र बोस कौन थे? इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे। वे कलकत्ता नगर निगम में कई बार एल्डरमैन के रूप में भी चुने गए। प्रमुख योगदान क्या था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने पेशेवर जो प्रैक्टिस था वकालत छोड़ दी। आंदोलन में शामिल होने के 1932 में गिरफ्तार भी कर लिया, 3 साल के लिए जेल भी गए। वे फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे समाजवादी विचारधारा दलों से जुड़े हुए थे। उल्लेखनीय है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उनके भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, दोस्तों आप जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई थे शरद चंद्र बोस। उन्होंने धार्मिक आधार पर बंगाल और पंजाब के विभाजन का पुरजोर विरोध किया था, जो 1905 में हुआ था। सभी लोग जानते हैं किसके अंदर में हुआ था? लॉर्ड कौन था उस समय का जो गवर्नर जनरल था वहां का? वो आप सभी लोग जानते हैं कौन था? कर्जन था। उन्होंने 1947 में कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने द सोशलिस्ट रिपब्लिकन, महाजाति और द नेशन जैसे समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। अगला देखें, नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर। तो हाल ही में मद्रास सिटी को कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। उल्लेखनीय है कि नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे। नरसिम्हा गोस्वामी प्रशासक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। वे 1905 में मद्रास सिविल सेवा में नियुक्त भी हुए थे। वे 1937 में जम्मू और कश्मीर के दीवान प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए थे। वे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के निर्वाचित वहां पर हुए थे। वे भारतीय संविधान निर्माण की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि अभी हमारे गवर्नमेंट द्वारा उसे यहाँ पर
हटा दिया गया। 1949 में सरकारी तंत्र के पुनर्गठन का पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था उनके द्वारा। वे स्वतंत्र भारत की रक्षा, रेलवे और परिवहन मंत्री भी रहे थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला हम देखें यहाँ पर लक्ष्मण नायक के बारे में। किन के बारे में यहाँ पर देखें हम? लक्ष्मण नायक के बारे में। तो ये जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो कार्य मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नायक के योगदान का उल्लेख किया है। इसका यहाँ पर उल्लेख किया, लक्ष्मण नायक के योगदान का उल्लेख किया गया। तो वे उड़ीसा के भूमिया समुदाय के आदिवासी नेता थे। ये आदिवासी नेता थे दोस्तों। वे सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण असहयोग के गांधीवाद सिद्धांतों में विश्वास करते थे तथा उनका पालन करते थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्या देख सकते हैं, उनका पालन किया करते थे, इसलिए वे मालकानगिरी क्षेत्र के गांधी के रूप में उन लोकप्रिय थे। उनको नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था, जो व्यक्तिगत क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। वे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उन्होंने अपने साथी आदिवासियों से गांधी जी के करो या मरो के नारों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने का आह्वान भी किया था। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से चरखे का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इससे स्वराज के सिद्धांत को क्या मिली? मजबूती मिली थी। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी बोलते थे कि आप जो ब्रिटिश का जो अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़ा दिया गया उसको सबको बाइकआउट कीजिए, सबका क्या कीजिए? बहिष्कार कीजिए। कपड़ा तो खुद बनाइए आप, मतलब खादी का कपड़ा पहनिए, जिससे क्या होगा? जो स्वराज मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला देखिए तिलेश्वरी कोच। कौन है अगला? तिलेश्वरी कोच। तो ये जो तिलेश्वरी कोच की हम जो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हाल ही में तिलेश्वरी कोच को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। प्रारंभिक जीवन क्या था? क्या था? भवकांत बड़ुआ। इनका पिता का नाम था। जन्म स्थान निज बोड़गांव ग्राम था। यह गांव असम के क्या है? ढेकियाजुली सोनितपुर जिला है का उपनगरीय इलाका है। इनका योगदान क्या था कि 20 सितंबर 1942 को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ढेकियाजुली एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का इन्होंने प्रयास करते समय अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। इस घटना को कभी कभी ढेकियाजुली की शहादत कहा जाता है। झंडा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी ने के जुलूस को मृत्यु वाहिनी आत्मघाती दस्ता के रूप में जाना जाता है। इस वाहिनी के नेतृत्व मनोबोर नाथ ने किया था। सम्मान में देखे ढेकियाजुली शहर में उनके सम्मान में 20 सितंबर को शहादत दिवस आयोजित किया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तिलेश्वरी कोच। अगला देखें आसफ अली। तो ये आसफ अली की हम बात करें दोस्तों, तो वे वकील, स्वतंत्रता सेनानी और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र भारत से पहले राजदूत थे। प्रमुख योगदान देखे, वे दिल्ली में होम रूल लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अभिज्ञान, जिसे आप कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था दोस्तों, में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम कांड के मुकदमे में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की पैरवी भी की थी। 1935 से मुस्लिम नेशनल पार्टी के सदस्य के रूप में केंद्रीय विधानसभा के लिए भी उनको चुना गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए हम लोग अरुण चंद्र गुहा। अरुण चंद्र गुहा की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो स्वतंत्रता सेनानी के और प्रसिद्ध लेखक अरुण चंद्र गुहा को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। उनका जन्म बाड़ी साल में हुआ था। वह संविधान सभा के सदस्य थे। वे 1946 में लेकर 1963 तक लगातार 3 बार संसद भी रहे थे। उन्होंने 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। 1910 के बाद उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी समूह युगांतर पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने क्रमशः बंगाली और अंग्रेजी पत्रिकाएं मंदिर एवं फॉरवर्ड प्रकाशित भी की। उन्होंने जतीन्द्रनाथ मुख्य उपाध्याय उर्फ बाघा जतिन की जिम्मरमैन योजना का समर्थन भी किया था। साहित्यिक जो कृतियां थी, उन्होंने जो किताब लिखा था सृष्टि सभ्यता, फर्स्ट स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन आदि, ये सब सारा किताब उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। ये सब सारी जो जानकारी आपको यहाँ पर मिल रहा है उसे आप याद कीजिए, उसे मतलब कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, तभी जाकर ये आपको याद रहेगा। अगला देखें हम प्रशांत चंद्र पीसी महलानोबिस जिनको बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं पीसी महलानोबिस ये मॉडल भी चला था हमारे देश आजाद होने के बाद, जो कि एक इकोनॉमिक का, एक अर्थशास्त्र का एक मॉडल था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के उद्देश्य देश में आधिकारिक सांख्यिक डेटा का प्रसार को आसान बनाने के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन का साझाकरण प्रणाली स्थापित किया। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महलनोबिस के जन्मदिन पर ही क्या मनाते हैं? 29 जून को। अगर हम देखें पीसी, जिनका पूरा नाम क्या था? प्रशांत चंद्र महलनोबिस, जो कि 1893 से 1992 इनका पूरा जीवन कार्यकाल था। ये तो योगदान देखें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श
सर्वेक्षण 1950 और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की भी स्थापना की थी। महालनोबिस ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम क्या बोलते हैं, महालनोबिस योजना भी, मॉडल भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, पूरा पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं दोस्तों, 5-5 साल का ये योजना होता था, जो हर एक योजना का कुछ ना कुछ नाम होता था, कुछ ना कुछ उसका टारगेट होता था। इस योजना के में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्हें महालनोबिस डिस्टेंस की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यह वास्तव में एक सांख्यिकी माप था। मान्यता की अगर बात करें दोस्तों, उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था, जो कि एक बोल सकते हैं कि बहुत ही सम्मानित अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की भी स्थापना की। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को विकासशील देश या क्षेत्र में सांख्यिकी में जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जाता है। अगला देखें हम दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत। तो ये भी एक महान क्रांतिकारी थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तो इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे गोविंद बल्लभ पंत, जो उनकी जयंती पर याद किया गया था। जन्मस्थल देखें तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की टिकट पर वे संयुक्त पर्याप्त का विधान परिषद के सदस्य में चुने गए थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए योजना बनाने के कारण गिरफ्तार भी कर लिया गया था। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलवाने में उनका अमूल्य योगदान था। भाषा में के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1955 से 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया था, जो लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे राज्य को बनाया गया। मुख्यमंत्री के रूप में योगदान, वे जमींदारी प्रथा के विरोधी थे, जो जमींदारी सिस्टम था। उत्तर प्रदेश में हिंदू कोड बिल पारित करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बिल में हिंदू पुरुषों के लिए बहुविवाह पर रोक लगा दी गई थी। उपलब्धियां क्या थी, 1957 में भारत रत्न भी उनको दिया गया था। तो गोविंद बल्लभ पंत को यहाँ भारत रत्न से, जो कि आपको जानते हैं सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा जो मतलब सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनको दिया गया था। फिर अगला हम देखें लाला हंसराज के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें लाला हंसराज के बारे में दोस्तों, तो ये लाला हंसराज की जयंती मनाई जाती है आपको। इनका जो जन्म स्थान था होशियारपुर जिला पंजाब था। हरदेवी और लाला चुन्नीलाल अगर बात कर सकते हैं, यहाँ पर माता पिता का नाम था। प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा से। महात्मा हंसराज के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनका योगदान क्या था, ये देश के सबसे महान शिक्षाविदों में से एक थे। उन्होंने वैदिक आदर्शों के साथ विज्ञान आधारित पाश्चात्य शिक्षा को भी चुना था। पाश्चात्य मीन्स क्या होता है, जो वेस्टर्न होता है, हम लोग जो बाहरी शिक्षा को भी चुनते थे। उन्होंने गुरु दत्त विद्यार्थी के साथ मिलकर 1886 में लाहौर में पहले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी की स्थापना की थी। वे स्कूल के पहले प्रधानाचार्य भी बने थे। उन्होंने इस राष्ट्र ध्वज के केंद्र में अशोक धर्म चक्र को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, सुकुमार सेन। तो जो हमारे सुकुमार सेन थे, उनका भी बहुत ही योगदान था हमारे देश में। अगर बात करें यहाँ पर, तो सुकुमार सेन की अगर बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में सेन के जीवन पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है। एक बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है। वे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो आप देखते हैं आज के समय में ज्ञानेश कुमार क्या हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि आज का निर्वाचन आयोग देख सकते हैं। तो ये क्या थे, मतलब जो चुनाव आयोग जो बोल सकते हैं, निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1950 से 1958 तक, आप जानते हैं जो इसका जो गठन किया गया था बॉडी का, वो 25 जनवरी आप जानते हैं कि 1950 में ही किया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं 1950 से 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य भी उन्होंने किया था। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के प्रथम 2 लोक सेवा चुनाव, 1952 का जो इलेक्शन हुआ था, 1957 का जो इलेक्शन हुआ था, और राज्यों के विधानसभा का जो चुनाव आयोजित उन्होंने करवाया था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुकुमार सेन के नेतृत्व में कई इन्होंने रिफॉर्म भी करवाया था, उपाय प्रस्तुत किए गए थे। जैसे एक मतदाता द्वारा बार बार मत देकर चुनाव में हेरफेर करने को रोकने के लिए अमिट स्याही का उपयोग किया गया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो स्याही आपको लगाया जाता है हाथ में, आप जब जाते हैं चुनाव देने के लिए, जब आप वोट करने जाते हैं, तो आप देखते हैं ना बाहर निकलते तो आपको वो लगा दिया था। वो केमिकल आपको 1 सप्ताह तक निकलता ही नहीं है। तो उससे पता क्या चलता है कि बार बार मतलब कि जाके बोगस वोटिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगला देखो, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य उन्होंने किया है। पुरस्कार और सम्मान उन्हें पद्म भूषण 1954 में दिया गया है। तो ये सब जानकारी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा क्या है, सुर्खियों में, न्यूज में है। बिहार में भी इलेक्शन होने वाला, तो हो सकता है कि आपको सवाल इस तरह का पूछा जा सकता है सुकुमार सेन से रिलेटेड संबंधित।
अगला देखें यहाँ पर श्यामलाल गुप्त पार्षद, तो प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्यामलाल गुप्त पार्षद को हाल ही में जयंती, अगर देखें तो हाल ही में उनकी जयंती पर याद किया गया। उनका जन्म कानपुर के नरवल में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी, कवि, गीतकार, पत्रकार, समाजसेवी और शिक्षक भी थे। उनका योगदान 1924 में देशभक्ति गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत की रचना की थी। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे प्रमुख आंदोलन में भाग लिया था। समाज सेवी थे। उन्होंने कॉलेज, अनाथालय और बालिका स्कूल सहित कई संगठनों की स्थापना की थी। उन्होंने दहेज प्रथा के भी सक्रिय रूप से विरोध किया था और विधवाओं को पुनर्विवाह का समर्थन किया था। वे सचिव नामक मासिक मातृक पत्रिका का संपादन करते थे। वे सरकार उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। सुचेता कृपलानी आप देखेंगे दोस्तों, ये भी जो बोल सकते हैं एक महान क्रांतिकारी महिला थी, जो कि भारत को आज़ादी दिलवाने में बहुत इन्होंने अपना भूमिका निभाई थी। तो 25 जून को सुचेता कृपलानी की जयंती पर देशवासियों ने उन्हें याद किया। वे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। जो अगर हम बात करें वहाँ पर यूपी की, तो वे 1963 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। सुचेता कृपलानी के बारे में देखें तो उनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थी। वे ये 15 प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक थी जो संविधान सभा की संविधान प्रारूप समिति की का हिस्सा थी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सुचेता कृपलानी के बारे में। उनका जो योगदान की बात करें दोस्तों, वे 1940 में स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होकर कार्य उन्होंने किया था, जो कि अंडरग्राउंड जो पूरा रिवॉल्यूशन चल रहा था। उन्होंने कई राहत गतिविधियों में भाग लिया। उदाहरण के 1934 में बिहार में भूकंप जो आया था, 1946 में नौखोली में दंगे हुए थे, उसमें उन्होंने क्या किया था, पूरी तरीके से भाग लिया था। राहत गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया था। वे कई प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थी, जैसे तुर्की के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा आदि के लिए प्रतिनिधि मंडल में उन्होंने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। अगला हमारा देखें जो लास्ट है बट नॉट लिस्ट दोस्तों, तो ये अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। तो अगर कमला देवी चट्टोपाध्याय की हम बात करें तो हाल ही में देश में कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती मनाई गई। उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था, जो कि आप जानते हैं कर्नाटका में जगह। एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कला प्रेमी और राजनीतिज्ञ थी। उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में विधायी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने मद्रास प्रांतीय चुनाव में भाग लिया था। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में महिलाओं की सम्मान अवसर देने के लिए महात्मा गांधी को मनाया था। वे सेवा दल से जुड़ गई थी और महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था। 1936 में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, ये कि हमारे जितने भी महान व्यक्तित्व थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी जो समाज सेवी भी थे, समाज सुधारक भी थे, इन सारे लोगों के बारे में आपको जानकारी याद रखनी। सारे लोगों के बारे में आपको कुछ से कुछ सीखना है, इनसे आपको मोटिवेशन मिल रहा है। इतना सारा इन्होंने काम किया महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, ये सारे पर्सनैलिटीज के बारे में हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो कि हमारा जो स्काई एकेडमी का जो चैनल है, जो मतलब कि स्काई एकेडमी जो यूट्यूब के नाम से है, वहाँ पर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। जो अगला हमारा करंट अफेयर्स का जो यहाँ पर लेक्चर होगा, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।